पर प्रेरणा दिया और वास्तव में इनके सच्चे आदर्श शिक्षक हो या आदर्श विद्यार्थी हो या आदर्श व्यक्ति ही हो, इन सभी गुणों का होना नित्य आवश्यक है। हम समय के अभाव के कारण योगेश जी से आग्रह करता हूँ कि जो सब अपने जीवन के उन सीढ़ियों को की ओर प्रदर्शित करें जहाँ इन्होंने अपने अच्छे प्रयास से और प्रतिभा के क्षेत्र में इन्होंने अपना सराहनीय कार्य किया। माँ सरस्वती तथा इस विद्यालय की पावन भूमि जहाँ पर मैं पल्लवित और पुष्पित होना शुरू किया मैंने अपने उन गुरुओं के बीच अपना वक्तव्य रखते हुए मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ। यद्यपि मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई शोध पत्र वाचन किए तथा अपने विचार रखे, लेकिन आज इतना असहज मैं कभी था नहीं, क्योंकि जिसके सामने मैंने बोलना सीखा, जिसके सामने मैंने कलम पकड़नी सीखी, आज उनके सामने अपनी बात रखते हुए कुछ हिचकिचाहट से होना स्वाभाविक है। यदि मेरे समय के कुछ ही आचार्यगण हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा। श्री रामचंद्र पांडे आचार्य जी, श्री इंद्रदेव तिवारी आचार्य जी, श्री बालमुकुंद केशवानी आचार्य जी, श्री सुरेंद्र द्विवेदी आचार्य जी, श्री गोपाल ठाकुर आचार्य जी, ये हमारे चाचा भी हैं और उनको मैं आचार्य नहीं ज़्यादा घर में भी आचार्य के रूप में ही ख्याति रखता है। श्री विश्राम प्रसाद मिश्र आचार्य जी एवं हमारे बगल में बैठे हुए श्री विजय मिश्र आचार्य जी तथा वर्तमान में आदरणीय प्राचार्य जी, शायद अभी नवनियुक्त हैं, हम लोग कम परिचित हैं। अन्य आचार्यों के प्रति उतनी श्रद्धा भाव हमारी है, यद्यपि उनके नाम से मैं अवगत नहीं हूँ सभी के, तथा उपस्थित हमारे अग्रज श्री चंद्र प्रकाश मिश्र जी और कुछ हमारे मित्र भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अन्य भाई बहनों को भी नमन करता हूँ। आप गौरवशाली हैं कि आप ऐसे विद्यालय से शिक्षा पा रहे हैं जहाँ से बहुत आगे जाने की संभावनाएं होती हैं। आपकी नींव वैसे आचार्यों के द्वारा रखी जा रही है जो कभी हिल नहीं सकती। वर्तमान में जो पाश्चात्य यानी पश्चिमीकरण का जो प्रभाव है वो युवाओं पर तेजी से हावी हो रहा है, लेकिन ये जो संस्थान है ऐसे विचारों को आपके मन में विकसित करता है कि आप कहीं भी जाएंगे अडिग रहेंगे, आप अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। उसका परिणाम संक्षेप रूप में या कम से कम आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ और यहाँ बैठने या बोलने का अवसर मिल रहा है, वह इस विद्यालय और यहाँ के द्वारा मिले हुए ज्ञान का परिणाम है। संक्षेप में मैं अवगत करा दूं कि जब हम लोग यहाँ आते थे तो बहुत कम सुविधाएं थी। कक्षा 5वीं यहाँ लगती थी और कपड़ेल था, शायद यह वही रूम है मुझे स्मरण आ रहा है। और पानी पीने के लिए एक सरकारी नल हुआ करता था। भोजन करने के बाद एक लंबी लाइन होती थी, टिफिन लड़ाते हुए कभी कभी टूट जाती थी पानी पीने के लिए, क्योंकि लंच समाप्त हो जाता था और क्लास चलने वाली हो जाती, तभी पानी के लिए हम लोग लाइन लगाए रखते थे। और एक एक ईंट भी हम लोग बोलते थे पंक्तिबद्ध होकर के, तो मान लीजिए 200 बच्चे हैं तो 200 ईंट अंदर आ जाते थे। छप्पर था, बारिश हो रही, चुना भी शुरू हो जाता था, फिर भी हम लोग अध्ययन करते थे। तो आप लोग तो उच्च सुविधाओं की अपेक्षा बहुत आगे हैं, उसका लाभ लीजिए। और इन आचार्यों को जिनको आप बहुत सामान्य रूप में आज देख रहे हैं, कल किसी बड़े पद पे बैठेंगे तो बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं, प्रयास करिएगा कि आप आचार्य तक पहुंचे। तो मैंने मजाक के लहजे में कहा था कि मैंने आचार्यों से शिक्षा ही ग्रहण की है, तो संभव है कि आचार्य तक पहुंच जाऊंगा। तो आप लोग गौरवान्वित है कि आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते हैं, और सबसे बड़ा पद जो है शिक्षा जगत में वो आचार्य का ही होता है, जिसे प्रोफेसर भी कहते हैं। ऐसे संस्थान में होने का लाभ भी आपको आजीवन मिलता है, विचारधारा के रूप में और संघर्ष के रूप में। जब आप द्वंद्व की स्थिति में होते हैं तो उस समय आपका जो पर्सनल व्यक्तित्व होता है, जो प्रारंभिक नींव होती है, वो बहुत मायने रखती है। आपको जब कोई निर्णय लेने में कठिनाई होती है तो आप अपनी पीछे की पृष्ठभूमि को अवश्य देखिए, अपने बीच के लोगों को देखिए, वहां से आप जो है ज्ञानार्जन करेंगे, वहां से आप प्रेरित होंगे। और ऐसा संस्थान जो महापुरुषों के बारे में बराबर आपको प्रेरित करता रहता है। एक पेपर हुआ करता था सदाचार नैतिक शिक्षा का, जिसे हम लोग सदाचार भी कहते थे। उस समय लगता था कि ये किस काम का है, लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं बैठना शुरू किया तो सबसे अधिक काम का वही था। और वहां पे कक्षा 8वीं तक जो क्वेश्चन याद थी उस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि कभी कंफ्यूजन नहीं होता।
वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होता है। शारीरिक शिक्षा जिसे हम लोग प्राय इग्नोर करते थे, वो आपको अनुशासन सिखाता है, बीमारियों से बचने। आजकल योगा दिवस भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि रही, जो ट्रेंड में भी चल रहा है, उसका बहुत क्रेज है। तो यहाँ पर रेगुलर एक क्लासिक दी जाती थी, उसका भी अपना महत्व है। और संक्षेप में मैं थोड़ा सा अपने विस्तार आगे की शिक्षा के बारे में थोड़ी बात रखूंगा, ताकि आप लोग शायद कुछ उससे लाभान्वित हो सके। बहुत ही सहज माध्यम से मैं यहाँ से निकला, शिवजीवन इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल की, उसके बाद इंटर के लिए मैंने यूपी बोर्ड से ही किया। कुछ लोगों को इस बात की भी थोड़ी सी घुटन सी होती है, वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि हमारे गार्जियन अच्छे संस्थान सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में नहीं भेज पाते, या अन्य अंग्रेजी माध्यम के संस्थानों में उन्हें शिक्षा नहीं दिला पाते। आप किसी भी सेक्टर का चयन करिए, उसमें टॉप पे आने की कोशिश करिए, क्योंकि मध्य वर्ग हो या मध्य की स्थिति, वो बीच में अधर में लटका रह जाता है। तो आप एकदम सस्ता टॉपिक चयन करिए, सस्ता क्षेत्र चयन करिए, लेकिन उसमें टॉप पे शीर्ष पे जाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप शीर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं, आप इंजीनियरिंग करके पीछे वाले बेंच पे बैठ के इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, तो उसका लाभ उतना नहीं होगा, बल्कि सामाजिक विज्ञान या मानविकी के जो विषय हैं, उन विषयों में आप अध्ययन करते हुए आगे की चेयर पर अपनी जगह को बना पाए। मेरे साथ भी कुछ वही बदलाव हुआ। इंटर पास करने के साथ इंटर में मेरे 98 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में। सबकी इच्छा थी कि मैं मैथ से ही कुछ बेहतर करूं, बीएससी करूं, कम से कम बीटेक करूं। मैंने उस दिशा में प्रयास किया, आईआईटी की तैयारी की, लेकिन उतना फिट अपने आप को नहीं पा रहा था। अंग्रेजी माध्यम से तैयारी करने की जरूरत थी, और हमारे जो शिक्षा का बेस था वो हिंदी माध्यम था। ये कठिनाई वो मेरे लिए बनी, और उसी समय नियम बदला, तो मुझे एक ही अटेम्प्ट मिला, दूसरा अवसर मिला ही नहीं उसमें प्रतिभाग करने का। तो शायद वही एक सही दिशा वहीं पे मुझे मिल गई। बगल में कॉलेज था, डिग्री कॉलेज, वहाँ रूम बगल में था, नए नए वहीं रहते थे, तो केवल बी इसलिए डाल दिया था कि कुछ समय तक यहाँ टाइम पास हो जाएगा। मैंने वहां से बी किया, तो जब डिग्री कॉलेज में गया तो मुझे लगता था कि मैं तो आईआईटी की तैयारी किया, कॉलेज टॉप करना मेरे लिए बहुत आम बात होगी। और सच में ये था कि मेरा एवरेज स्टडी टाइम उन दिनों 10 से 12 घंटा था। 24 घंटे में 12 घंटे तक बहुत आसानी से बैठ के पढ़ सकता था। कोई सीरीज 136 पन्ने की होती थी, 24 घंटे में उसको रिवाइज कर लेता था, और क्लास में उसको रखते हुए कह देता था कि आप जो जहां से पूछना हो पूछ लीजिए। लेकिन बावजूद इसके बीए में मेरी फर्स्ट पोजीशन कॉलेज में नहीं आई, तो मुझे झटका लगा कि बीए में भी टॉप करना इतना आसान नहीं है। और मेरी थर्ड पोजीशन आई। सेकंड टाइम मैंने फिर प्रयास किया कि मैं फर्स्ट पोजीशन आऊंगा, फिर सेकंड टाइम का फाइनल आते आते फिर मेरा प्रयास था कि मैं फर्स्ट पोजीशन आऊं, लेकिन नहीं आ पाया। फिर एक लड़का और एक लड़की आगे निकले, और मैं फिर से जो है थर्ड पे आ गया। तो थोड़ा सा स्वाभिमान हुआ कि नहीं, इतना भी आसान नहीं होता बीए करना। फिर मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा दी, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में, सॉरी दिल्ली नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैंने दिया, तो वहां पे मेरा हुआ नहीं, प्रवेश परीक्षा नहीं क्लियर हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु में चयनित हुआ, और वहां जाकर के प्रवेश लिया। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का परिणाम आया, और मैं टॉप 10 में चयनित था। तो फिर से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़ा, और मुझको इलाहाबाद विश्वविद्यालय ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और अपना शहर, तो फिर से मैं वहां से वापस आ गया 1 महीने के भीतर। और यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब, चूंकि मैं इसलिए बनारस जा रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत कठिन होगी, वहाँ बहुत अच्छे स्कॉलर होंगे, और मेरा स्नातक वहाँ से है नहीं, तो मैं बहुत पीछे पड़ जाऊंगा। लेकिन जब प्रवेश परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाई, तो मेरा आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वहाँ भी मैं गोल्ड मेडल हो सकता हूँ। तो यहाँ पर वापस आता हूँ, और फिर से पूरी मेहनत से पढ़ता हूँ, लेकिन संयोगात वहाँ टॉप 10 में ही जगह बना पाया, गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंचा। फिर भी मैं लगातार अध्ययन करता रहा। पहली बार जब मैं नेट का एग्जाम देता हूँ, तो हायर एजुकेशन एक तरह से विभाजक रेखा होती है, बिना नेट क्लियर किए आप हायर एजुकेशन की संभावनाएं नहीं देख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने हिंदी तो विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन फर्स्ट पेपर पे ध्यान नहीं दिया, तो उसमें 20 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होता और मैं 18 पे लटक गया। तो ये बताने में मुझे शर्म आती थी कि मैं आईआईटी की तैयारी करके आया और फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैंने उसको पलटा ही नहीं। इसी तरीके से मैं उसको उस दर्द को दबा के रखा था कि दूसरा अवसर मिले, क्योंकि हर 6 महीने तो उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। इसी बीच मैंने प्रवेश परीक्षा दी रिसर्च के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय और वर्धा विश्वविद्यालय, दोनों में ही साक्षात्कार है, तो मतलब मुझे बुलाया गया। लेकिन हैदराबाद विश्वविद्यालय में मुझे इतना आत्मविश्वास नहीं था कि मैं नानेट में जाके साक्षात्कार दूं और मुझे प्रवेश मिल जाएगा, मैं गया ही नहीं साक्षात्कार देने। वर्धा में मेरे एक बगल के सीनियर थे, तो बोले नहीं आप जाइए, हम किसी से बोल देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। बस उन्होंने इतना आत्मविश्वास दिया, मैं चला गया साक्षात्कार देने। तो
वहाँ दे करके आता हूँ और उसका रिजल्ट संभवतः 24 घंटे में आ, जैसे मैं ट्रेन से उतरा इलाहाबाद मुश्किल से 2 से 3 घंटे के अंदर रिजल्ट आ गया था और उसमें मेरा नाम नहीं था। तो अपेक्षाएं भी यही थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो, चूंकि इंटरव्यू में लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि आपका नेट है JRF है, तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नेट, मैंने कहा नेट भी नहीं, तो मुझे लग गया कि अभी प्रवेश हेतु मुझे चयनित नहीं करेंगे और वही हुआ, मैं चयनित नहीं था। लेकिन उसमें से कई ऐसे बच्चे थे जो PhD में भी चयनित थे और MPhil में भी। उसके तहत मेरी 1 नंबर मीटिंग थी और अगले सप्ताह ही फिर क्लियर हो गई और मेरा प्रवेश वहाँ पे हो गया। अपने पूरे बैच में ये दर्द मुझे बराबर रहा कि मैं वेटिंग के तहत आया हूँ। कहीं ना कहीं टकराहटें होती हैं मित्र मंडली में और ये बात उभर कर सामने आती रही कि आप तो प्रतीक्षा सूची के तहत आए, अगर कोई नहीं खाली करता तो आप प्रवेश नहीं पाते। ये दर्द बराबर रहा, तो इस दर्द को मिटाने का बराबर मुझे प्रयास था कि अवसर मिलेगा तो उसको शायद मैं मिटा पाऊँ। 2 साल के बाद पुनः PhD प्रवेश परीक्षा में सभी लोग सम्मिलित हुए। हमारे बैच से 16 स्कॉलर थे जो PhD के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन 16 में से मैं एकमात्र स्कॉलर था जो चयनित हुआ, बाकी किसी का चयन वहां से नहीं हो, सब बाहरी छात्रों का हुआ। तो जीवन के जो सबसे बड़ी क्लास होती है वहां जाकर के मुझे फर्स्ट रैंक मिली, जो कक्षा 1 से प्रयास करता रहा। इस विद्यालय में भी बराबर मेरा प्रयास था कि प्रथम स्थान आए, लेकिन दो अंकित शुक्ल और अमित शुक्ल वो बराबर फर्स्ट सेकंड कराते थे, कभी थर्ड फोर्थ फाइव इन 3 रैंक पे मैं बराबर रहा, लेकिन कभी फर्स्ट नहीं आ पाया। तो फर्स्ट रैंक आना बहुत सौभाग्य की भी बात होती है, आपका संघर्ष तो माने रखता है, लेकिन आपका सौभाग्य भी साथ देता है, तभी आप फर्स्ट रैंक आते हैं ना। वो मुझे PhD की प्रवेश परीक्षा में मिला, तो शायद क्योंकि गोल्ड मेडल भी हर बार मैं चाहता था कि बनूं हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन नहीं बन पाया, तो शायद वहाँ पे थोड़ी सांत्वना मिली थी। और वही अंतिम कक्षा थी, अगर वहाँ नहीं मिलता तो शायद जीवन भर मिलता भी नहीं, उसके बाद कोई क्लास नहीं बचती। क्योंकि PhD में 6 महीने की क्लास होती है, उसके बाद क्लास से मुक्ति मिल जाती है, न तो कोई परीक्षा होती है, आपको एक शोध प्रबंध लिखना होता है। तो कुछ ऐसे अवसर हैं कि यदि उस समय उसका लाभ नहीं लिया जाए तो बाद में कितना भी अथक परिश्रम कर लें, हम उसको दोबारा अचीव नहीं कर सकते। आजकल तमाम जो नौकरियां हैं उनमें भी एज का फाउंडेशन है, अगर उस एज के तहत आप सफलता नहीं हासिल करते तो बाद में आप कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, उसमें आप अपनी योग्यता प्रमाणित करने का अवसर खो चुके होते हैं। बाकी अपने गुरुओं के बीच शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा भावुक भी हो रहा हूँ यहाँ बैठते हुए, क्योंकि हमारे आचार्य हमारे सामने हैं और मैं उनके सम्मुख बैठा हूँ। और जैसा कि नृदेव आचार्य जी ने कहा, मैं आग्रह करता हूँ तो गुरुओं को हमारे हमेशा यह आदेश देने का जो अधिकार सुरक्षित रहेगा, और इस विश्वविद्यालय परिवार को भी जब भी वो हमसे जो अपेक्षाएं रखेंगे वो मुखर होकर के आदेशात्मक रूप में कह सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि उन पे खरा उतर सकूं। तो हमारे आचार्यों को आग्रह करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो हर समय हमारे लिए उसी रूप में रहेंगे, हमारे अभिभावक के रूप में और हमारे आचार्य के रूप में। एक मुझे लगता है आजकल शिक्षक और छात्र के रूप में संबंध है या नहीं, लेकिन हम लोगों के समय में वो औपचारिक संबंध नहीं था, अनौपचारिक संबंध था, हर तरीके से वो हमें ट्रीट कर सकते थे। जैसा कि आचार्य जी ने संकेत भी किया कि आज के गार्जियन बुरा मान जाते हैं, क्योंकि आज के संबंध औपचारिक हो गए, वो प्रोफेशनल रिश्ते हो गए हैं कि आपको ये है तो केवल पढ़ाना ही, पिटाई नहीं करनी। वो सुधारने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, क्योंकि दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, आप में सुधार लेने के लिए जो ठोक पीट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो उसके लिए गार्जियन को भी छूट देने की जरूरत है, आचार्यों पे विश्वास करने की जरूरत है, और संस्थान अपने तरीके से कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है टॉप पे ना पहुंचे, तो संस्थान पे तो पूर्ण विश्वास होना ही चाहिए। जब भी आप किसी संस्थान में अपने बच्चे को या अपने बालक को भेज रहे हैं, तो उसके प्रति जो आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। और अंतिम में मैं एक बात रखना चाहूंगा कि बार बार लोग संस्थान बदलते हैं, क्योंकि संस्थान बदलने से जो छोटे बच्चों के मन पे प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही बुरा असर डालता है, क्योंकि जो विस्थापन की पीड़ा होती है, आजकल इंफ्यूजन पे बात की जाती है, कुछ हादसा बच्चों के साथ वही होता है, उनकी एक मित्र मंडली छूटती है और नई जगह मित्र मंडली बनाने में उनको बहुत समय लग जाता है। कुछ ये अनुभव मैंने तब किया जब मैं नैनी से स्नातक की ओर निकल करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PG करने गया, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है, 308 की बैच थी, अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। 2 साल में बहुत कम मित्र बना पाए, क्योंकि मैं वहाँ से स्नातक नहीं था। 2 साल में एक तरीके से मैं साइड बैक फुट पे ही रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। लेकिन जब मेरा वर्धा में चयन हुआ तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो गोल्ड मेडलिस्ट छात्र था और मेरा 2 ही लोगों का चयन हुआ था केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिसर्च के। उसमें पूरे विश्वविद्यालय ने नोटिस किया कि हमारे 2 छात्रों का चयन हुआ, उनमें से आधे हमारे बैचमेट मुझे नहीं पहचानते थे, एडमिशन के बाद पहचानना शुरू किया कि कौन गया हमारे बैच का।
तो आप जब बेहतर करते हैं तो हर जगह से आपको। और पिताजी का उल्लेख किया था शाहसागर जी ने। एक बार मुझे याद है कि यहाँ से कुछ प्रश्न जाते थे निरीक्षण के लिए, उसमें से पिताजी हमारे भर रहे थे क्वेश्चन में, बैठ के बगल में बैठ के देख रहा था कक्षा 1 या 2 का ये होगा घटना जो मुझे याद आ रहा है। उसमें लिखा हुआ था एक प्रश्न की क्या आपने बाल्य की शिक्षा से संतुष्ट हैं? तो जैसे मुझे पहले ही पता था कि इसमें पिताजी हाँ लिखेंगे और उन्होंने उसमें नहीं लिखा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप मैं कितना पढ़ूं कि वो हाँ लिखेंगे। उन्होंने लिखा कि नहीं संतुष्ट हैं, तो वो एक जिज्ञासा में बराबर है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए कि वो वहां पे हाँ लिखे कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तो शायद यह सफलता उनको आंशिक रूप से संतुष्ट कर सकी हो, इस बात की आशा करता हूँ। और न केवल अपने प्रति बल्कि समाज और राष्ट्र के हित में मैं सदैव तत्पर रहूंगा, इस बात का आश्वासन ही दे सकता हूँ। शपथ तो नहीं ले सकता क्योंकि समय ऐसा है और समय के साथ कुछ मजबूरियां भी होती हैं, इसलिए आश्वासन ही कर सकता हूँ कि हर संभव प्रयास करूंगा कि राष्ट्र के विकास में और समाज के विकास में अपना योग दे सकूं। और मैंने हिंदी भाषा का चयन किया क्योंकि हिंदी का भी विकास बहुत आवश्यक था। तो जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ रहा था तो मेरे मन में एक भाव था, क्योंकि प्राय जब इंजीनियरिंग लोग करते हैं तो वहाँ यंत्रवत हो जाते हैं। मेरी खुद की ये अनुभूति रही, जब मैं प्रवेश परीक्षा की तैयारी करता था तो किसी शिक्षक को किसी मित्र को तभी बात करता था या तभी फोन ऑन करता था जब उससे कोई काम हो। मेरे मित्र प्राय कहते थे कि तुम फोन केवल मिलाने के लिए हो, किसी का पिक नहीं करते हो, तो तुम्हें कौन फोन तुम्हारा उठाएगा। लेकिन समय बचाने के लिए तो वो जो यांत्रिकता आती है कि मनुष्य भी केवल अपने कार्य करने के लिए दूसरे से संपर्क करता है, उसके लिए वो उपलब्ध नहीं होता। जब आप सामाजिक विज्ञान या मानविकी के विषयों में आते हैं तो ये अनुभूति होती है आपको कि नहीं, समाज के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो आप डॉक्टरी मेडिकल लाइन में नहीं जा पा रहे हैं या इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आप उनसे बेहतर कुछ समाज को दे पाएंगे। कभी अफसोस नहीं करना चाहिए कि मैं उस सेक्टर में नहीं जा सका। आप जिस सेक्टर में हैं वो सेक्टर आपके लिए ही बना है और आप उसमें ही सर्वाधिक योग देते हुए उनसे भी आगे निकल सकते हैं। आज मेरे जितने मित्र इंजीनियर हैं प्राय वो उनमें से बहुत सारे ने संपर्क किया और उन्होंने यह कहते स्वतः कहा कि आप हमसे आगे निकल गए। तो आपका संघर्ष आपको किसी भी माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि हम सामाजिक विज्ञान या मानविकी के छात्र हैं। और नई शिक्षा नीति तो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करती है। प्राय कहते हैं लोग गांव से पढ़े बच्चे खड़ी बोली हिंदी में कम बात करते हैं। स्वाभाविक है कि देशज शब्दों के जुबान पे तेजी के साथ आते हैं। तो मातृभाषा में चूंकि भाषा सीखने में जो हम समय लाश करते हैं उसकी अपेक्षा हम ज्ञानार्जन करें, अपनी भाषा में करें तो हम ज्यादा आगे जा सकते हैं, अधिक ज्ञानार्जन कर सकते हैं। गांधी जी भी कहते हैं कि हम अपना जीवन अंग्रेजी सीखने में खपा देंगे तो फिर ज्ञान को अर्जित करेंगे। तो पहले हम ज्ञानार्जन करें। भाषा के पीछे प्राय लोग अंग्रेजी सीखने के लिए स्पीकिंग का प्रयास करते रहते हैं, बहुत सारे ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग लेते हैं। आपको पता है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में हुई, आप हिंदी में बेहतर कर सकते हैं, हिंदी में बेबाक तरीके से बात रख सकते हैं तो हिंदी में ही रखिए। अगले को अगर आपकी रुचि होगी तो उसका ट्रांसलेशन करेगा, कोई उपाय खोजेगा आपको सुनना है। जैसे हम लोग शोध प्रबंध हिंदी में जमा करते हैं। अब जिसकी रुचि हो वो आजकल तमाम माध्यम है, किसी माध्यम से ट्रांसलेट करेगा, किसी से समझेगा। उसकी रुचि नहीं तो आप हिंदी में भी लिख के अंग्रेजी में लिख के देंगे तो नहीं पढ़ेगा। तो आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करिए, दूसरा आपको स्वतः खोज लेगा, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब मैं माननीय प्रधानाचार्य से आग्रह करता हूँ